धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक। सचिवालय में धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, चर्चा की जा रही है। सीएम धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक अभी जारी है। आगामी संभावित पंचायत चुनाव के मद्देनजर धामी मंत्रिमंडल बड़ा फैसला ले सकती है। ये जानकारी अंदर खाने से जो जा रही है, चूंकि पंचायत चुनाव भी सर पर है, ऐसे में तैयारियां अभी से जोरों शोरों पर। दरअसल पंचायत में तैनात प्रशासकों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, खत्म हो रहा है। ऐसे में पंचायतों में तैनात प्रशासकों के कार्यकाल को अगले 6 महीने की जगह 1 साल तक बढ़ाए जाने को लेकर भी इस संबंधित प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। इसके अलावा युवा नीति, महिला नीति समेत तमाम महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई जा सकती है। यही नहीं, देहरादून के रायपुर क्षेत्र में फ्रीज की गई भूमि को फ्रीज मुक्त किए जाने संबंधित प्रस्ताव, प्रदेश के 8 शहरों में 23 खेल एकेडमी बनाने को लेकर लेगेसी प्लान ड्राफ्ट पर भी मुहर लगाई जा सकती है। फिलहाल तो कैबिनेट की ये बैठक अभी चल रही है। धामी मंत्रिमंडल इस पर अभी इन तमाम मुद्दों पर, इन तमाम प्रस्तावों पर चर्चा कर रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि किन किन प्रस्तावों पर मुहर लगाकर, हरी झंडी दिखाकर आगे उन्हें फॉरवर्ड किया जाता है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पवेलियन ग्राउंड से अहिल्या स्मृति मैराथन एक विरासत एक संकल्प कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम धामी ने इस दौरान मैराथन को हरी झंडी दिखाई, रवाना किया। सीएम धामी ने खुद भी युवाओं के साथ इस मैराथन में दौड़कर उनका उत्साह बढ़ाने का काम किया, उन्हें प्रोत्साहित किया। इस दौरान सीएम धामी कहते नजर आए, इस प्रकार के आयोजन समाज में जागरूकता लाने के लिए, एकता लाने के साथ साथ स्वस्थ समाज का निर्माण करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल, विधायक भरत चौधरी और अन्य लोग भी वहां मौजूद रहे। चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। लगातार श्रद्धालुओं की संख्या यहां बढ़ती ही जा रही है। देश ही नहीं बल्कि देशों से भी श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं। अभी तक 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा कर चुके हैं। चारधाम यात्रा के तहत केदारनाथ धाम यात्रा पर सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सबसे ज्यादा केदारनाथ का रुख कर रहे हैं। अब तक 6,06,09 श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं और अभी तो रजिस्ट्रेशंस की लाइन लगी हुई है। बड़ी संख्या में लोग रजिस्ट्रेशन करवा के केदारनाथ धाम पहुंचने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। अब तक ये आंकड़ा 6,06,09 तक पहुंच चुका है और अभी तो देखिए आंकड़े पर आंकड़े सामने आएंगे, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड टूटेंगे और इसके मद्देनजर वहां पर शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां भी पुख्ता की हुई है ताकि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को, यहाँ जो बड़ी संख्या में भीड़ रहेगी श्रद्धालुओं की, इसकी वजह से कोई दिक्कत परेशानी ना होने पाए और हर कोई अच्छे से इत्मीनान के साथ दर्शन कर सके और उनकी यात्रा सुखद हो सके। तो देखिए, आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं कि अब तक के कितने श्रद्धालुओं ने कहां-कहां, कौन-कौन से धाम में दर्शन कर लिए हैं। 15 लाख के पार यात्रियों का आंकड़ा हुआ है। केदारनाथ धाम की बात करें, 6,06,09 श्रद्धालु यहां पहुंच चुके हैं, अब तक दर्शन कर चुके हैं। अब तक यमुनोत्री धाम में भी 2,69,206 श्रद्धालुओं ने अब तक दर्शन कर लिए हैं। ये गंगोत्री धाम का श्रद्धालुओं का आंकड़ा आपके सामने, जो श्रद्धालु यहां पर पहुंचे और दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम में भी 4,16,291 श्रद्धालु अब तक जा चुके हैं। इस तरह से कुल मिलाकर 15 लाख के पार अभी भी यात्रियों का आंकड़ा ऑलरेडी पहुंच चुका है और अभी तो ये आंकड़ा और बढ़ना बाकी है। वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जोरों शोरों से चल रही है। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह इस यात्रा को लेकर देखने को मिल रहा है। तीर्थयात्रियों के राज्य सरकार की ओर से बेहतर प्रबंधन उनके लिए किए गए हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि इस साल संचालित हो रही इस यात्रा में अब तक लगभग 33 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अपना पंजीकरण करा चुके हैं और 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक पहुंच चुके हैं। वहीं कोरोना के मामलों पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि हम निगाहें बनाए हुए हैं,
निगरानी रखी जा रही है। राज्य सरकार की जो भी गाइडलाइंस होंगी उनका अनुपालन किया जाएगा। चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहब की जो यात्रा है उसमें अभी तक 33,17,362 श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण करवाया है। अभी तक जो हमारे जो यात्री दर्शन कर चुके हैं उनमें से यमुनोत्री धाम में 2,54,747, गंगोत्री धाम में 2,41,610, केदारनाथ धाम में 5,51,026, बद्रीनाथ धाम में 3,78,095, हेमकुंड साहब में 4,440, ये कुल मिलाकर के 14,29,918 श्रद्धालु हमारे दर्शन कर चुके हैं। हमारी यात्रा इस समय चालू है और अधिक से अधिक संख्या में यात्री आ रहे हैं। इस समय कोडिव ने दस्तक दी है तो हम लोग उसकी जो गाइडलाइंस है उनका अनुपालन करेंगे। जो चिकित्सा विभाग की जो गाइडलाइंस होंगी उसका पालन किया जाए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के आगामी चुनाव न लड़ने के ऐलान को लेकर प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। हरीश रावत ने अपनी पार्टी का पक्ष देते हुए कहा कि जब उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया है तब कांग्रेस सत्ता में नहीं आई और जब उन्होंने चुनाव लड़वाया है तब कांग्रेस सत्ता में वापस आई है। हरीश रावत के इस बयान से बीजेपी ने मानो मौका बीजेपी को मिल गया और बीजेपी में खुशी की लहर दौड़ गई। इस पर अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये हरीश रावत का उनके समर्थकों का एक प्रायोजित कार्यक्रम था ताकि उनके धड़े के जो कार्यकर्ता है वो हरीश रावत को चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित करे, वो उन्हें फोर्स करे, ये मांग रखे उनके सामने, पार्टी भी उनके टिकट को लेकर संजीदा हो जाए, ये इनकी पूरी प्लानिंग है, महेंद्र भट्ट का कहना है। साथ ही उन्होंने ये भी सलाह दे दी है कि हरीश रावत काफ़ी वरिष्ठ हो चुके हैं, उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, ऐसे में उन्हें राजनीति से संन्यास की बात अब करनी चाहिए, ना कि चुनाव लड़ने की। अगर उनकी मंशा चुनाव ना लड़ने की होती तो वो सीधे सीधे राजनीतिक संन्यास की घोषणा कर देते, इस तरह की बयानबाजी नहीं करते। और ऐसे में उनका ये बयान देना कोई राजनीतिक रणनीति का षड्यंत्र उन्होंने बताया महेंद्र भट्ट ने। अगर हरीश रावत जी ने कहा कि 2027 में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम इसका स्वागत करते हैं। वैसे भी हरीश रावत जी को कांग्रेस अब कोई गंभीरता से लेती नहीं है और भाजपा ने तो कभी उन्हें गंभीरता से लिया ही नहीं है। मैं जानता हूं कि हरीश रावत जी की ने आज 2 साल पहले ही कांग्रेस की हार को स्वीकृति दे दी है और ये हम बार बार कह रहे हैं कि 27 में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार रिपीट होकर आएगी। अच्छा होता हरीश रावत जी जहां चुनाव लड़ने की घोषणा करते, साथ ही ये कह देते कि मैं अब राजनीतिक क्षेत्र से संन्यास ले रहा हूं। आज अनेकों खिलाड़ी अपने खेल क्षेत्र से राजनीतिक खेल के रूप में उन्होंने लिया है और मैं चाहता हूं हरीश रावत जी कांग्रेस से ही नहीं राजनीति से भी उनको संन्यास लेना चाहिए। उत्तराखंड की रानीपुर मोड़ से बीजेपी के विधायक आदेश चौहान को सीबीआई कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 2 पुलिसकर्मियों को भी इस मामले में सजा सुनाई गई है। इसे लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मामला कोर्ट में था, कोर्ट ने सजा सुनाई है, जिस विधायक ने स्वीकार किया है और आदेश चौहान बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं। ये एक पारिवारिक मामला है जिसमें ये उनको सजा सुनाई गई है। देखिए, जब कोई विषय न्यायालय में आकर सजा मिलती है उस सजा को उन्होंने शायद स्वीकार किया है और ये तो हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे विधायक ऐसे किसी भी कार्य में संलिप्त न हो जिसके कारण उनकी छवि को नुकसान हो। और आदेश जी हमारे बहुत सुलझे विधायक है। ये ठीक है कि पारिवारिक मामले होते तो इस प्रकार के विषय निर्माण होती है, वो निर्माण के तो उनको सजा मिली है, सजा के आधार पर उन्हें जमानत मिली हुई है। ये संगठन विषय नहीं बनता, पारिवारिक झगड़े संगठन के दायरे में नहीं आते, संगठन केवल मार्गदर्शन कर सकता है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार से राज्य में जुलाई तक चुनाव कराने के लिए कहा है। अब माना जा रहा है कि जुलाई के अंत तक राज्य त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव करवाए जा सकते हैं। इसे लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने ग्रामों के लिए वोटर लिस्ट जारी कर दी है। अब जो वोट छूट गए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता गांव-गांव में छूटे हुए वोटों को लिस्ट में नाम उनका जुड़वाने के लिए लगातार काम करेंगे। कार्यक्रम तय कर लिए गए हैं। सभी पंचायतों के बीजेपी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे और इस बार पंचायतों में भी बीजेपी का कार्यकर्ता जीत दर्ज करेगा, ये दावा करते नजर आए महेंद्र भट्ट। कार्यक्रम दे दिया है, अभी वोटर लिस्ट पंचायत ने जारी की है। उस वोटर लिस्ट में जिनके नाम नहीं चढ़े हुए हैं, हमने कार्यकर्ताओं से कहा वो नाम चढ़ाएं। बहुत जल्दी हम पंचायत परीक्षों की टोली भेजने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रत्येक ग्राम पंचायत में अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाएगी।
हर पंचायत में हमारा प्रधान लड़े। पीडीसी क्षेत्र है, वहाँ पे हम पार्टी कैंडिडेट घोषित नहीं करते, लेकिन हर बीडी क्षेत्र में हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़े। और जिला पंचायत में पार्टी जब विधिवत रूप से प्रत्याशी की घोषणा करेगी, सिंबल तो नहीं मिलता है लेकिन विधिवत घोषणा करते हैं, और हम पिछली बार भी अधिकतम पंचायतों जीते थे, इस बार में अधिकतम पंचायतों में हमारी जीत अर्जित होगी। प्रदेश के 40 वरिष्ठ आईएएस अफसर अपनी प्रथम नियुक्ति स्थल को गोद लेंगे। वहां अब तक हुए बदलावों को देखते हुए विकास का नया आयाम स्थापित करेंगे। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने इस संबंध में सभी प्रमुख सचिव, अपर सचिवों को भी आदेश जारी कर दिया। जारी आदेश के मुताबिक भारतीय प्रशासनिक सेवा के 8,700 या इससे ज्यादा अधिक जो ग्रेड पे के अधिकारी हैं, उन्हें अपने प्रथम नियुक्ति के कार्यक्षेत्र को गोद लेना होगा। एक ही जगह 2 अधिकारियों की प्रथम तैनाती होने पर उनमें से एक अपनी दूसरी तैनाती का कार्यक्षेत्र देखेगा। सीएम धामी की अपेक्षा के अनुरूप इन अधिकारियों को प्रथम कार्यक्षेत्र में काम करना होगा, वहां पर हालातों पर नजर रखनी होगी। उन्हें प्रथम नियुक्ति के कार्यक्षेत्र में उस वक्त से लेकर आज तक जितने भी बदलाव हुए हैं उस पर टिप्पणी देनी होगी, रिपोर्ट देनी होगी। कार्यक्षेत्र में सीएसआर या अन्य संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान की स्थिति में सुधार करने की बात भी ये आदेश भी जारी किया गया है। अधिकारियों को कहा गया है कि भी विकास में सहभागिता हो और हमारी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं और माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं वो भी विकास की यात्रा में सहभागी बने। इसको लेकर के लगातार अनेकों प्रयास आदरणीय मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए हैं, हमारी केंद्र सरकार के द्वारा भी किए गए हैं। और उसी के अनुरूप जिस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा माननीय सांसद गणों को अपने लोकसभा क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष किसी न किसी गांव को गोद लेकर के उसके संपूर्ण विकास, वहां पर संसाधनों का अधिक से अधिक विकास हो, इसको लेकर के योजना बनाई गई। उसी के तहत आदरणीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर उत्तराखंड में भी जो हमारे आईएएस ऑफिसर हैं जिनकी प्रथम नियुक्ति जिस स्थान पर भी हुई है, वहां पर उस कार्य क्षेत्र में वो किसी गांव को गोद लेकर के उसके विकास के कार्य। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक फरमान जारी किया अधिकारियों को कि जो उनकी पहली पोस्टिंग होगी उस गांव को गोद लें। बहुत अच्छी पहल है अगर आप गांव को गोद लेते हैं और वहां का डेवलपमेंट करते हैं। लेकिन कांग्रेस पूछना चाहती है, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने जो गांव गोद ले रखे हैं उनका क्या हुआ? सिर्फ गोद लेना कोई समस्या का समाधान नहीं है। गोद तो आप लिए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे समस्याओं का समाधान भी होना। जो गांव आपने गोद लिए हैं वहाँ बिजली की क्या स्थिति है, पानी की क्या है, वहाँ स्कूलों की क्या स्थिति है, वहाँ हॉस्पिटल है कि नहीं है, वहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है, आवागमन की क्या वहाँ पे सुविधा है, क्या लोग वहाँ के जीवन व्यापन सही तरह से कर रहे हैं? गोद ले रहे हैं और गाँव को छोड़ दे रहे हैं। गाँव को मुड़ के देख भी नहीं रहे ये लोग, सिर्फ अपने गोद लेने की घोषणा कर रहे हैं, अखबारों में समाचार पत्रों में ये प्रकाशित करवा रहे हैं। उसके बाद उत्तराखंड सरकार ने राज्य के पौराणिक मंदिरों को विकसित करने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन की शुरुआत की है। मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत कुमायूं मंडल में 16 चिन्हित मंदिरों का विकास किया जा रहा है। पिछले दिनों उत्तराखंड सरकार ने मानसखंड यात्रा के लिए IRCTC के सहयोग से 1100 लोगों के लिए एक विशेष ट्रेन मानसखंड एक्सप्रेस शुरू की। इस ट्रेन का उद्देश्य कुमायूं क्षेत्र के उन स्थानों को बढ़ावा देना है जिसका प्रचार प्रसार कम है। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड इस दिशा में बेहतरीन काम कर रहा है। प्रदेश के पर्यटन मंत्री सरकार के इन प्रयासों की काफी सराहना करते नजर आए। देश भर में मानसखंड मंदिरों के प्रचार प्रसार हेतु पर्यटन विभाग ने IRCTC के साथ मिलकर भारत गौरव मानसखंड एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया, जिसमें कुल 1170 यात्री श्रद्धालुओं ने कुमाऊं क्षेत्र के मंदिर एवं दर्शनीय स्थलों का जो है दर्शन किया है। तो ये काफ़ी हमारी यात्रा सफल रही और काफ़ी लोगों ने वहाँ का जो लोकल कुजीन होता है उसका स्वाद भी लिया और वहाँ के मंदिरों का दर्शन किया। देश भर में मानसखंड मंदिरों के प्रचार। वहीं जन समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बड़कोट में तहसील दिवस आयोजित किया गया। तहसील दिवस में ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और विभिन्न विभागों से संबंधित 86 समस्याएं और शिकायतें दर्ज करवाई गई।
ग्रामीणों ने अधिकारियों से सीधे संवाद किया। तहसील दिवस में सड़क, बिजली, पानी आदि समस्याएं रखी गई, शिकायतें अधिकारियों के सामने रखी गई। अधिकतर शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों की उपस्थिति में अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही सलूशन दिया। कुछ ऐसी समस्याएं जो कि शासन स्तर से संबंधित थी, उनके निस्तारण की प्रक्रिया एक पक्ष में पूर्ण करते हुए संबंधित शिकायतकर्ताओं को भी सूचित करने के निर्देश जारी किए गए। जिलाधिकारी ने उपस्थित जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जन समस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समयबद्ध निस्तारण करना सुनिश्चित हो। हर मंगलवार को होता है हर तहसील में, तो मैंने सोचा कि आज बड़कोट की तहसील दिवस में मैं ज्वाइन करूं, और तहसील दिवस हुआ, बढ़िया हुआ। काफ़ी लोगों ने इसमें अपना योगदान भी दिया, लोग आए, शिकायतकर्ता भी आए और सुझाव देने वाले लोग भी आए, तो अच्छा रहा। एक फील हमें मिला है कि थोड़ा हमारे जो सड़क, बिजली, पानी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसमें कहीं न कहीं कुछ कमियां दिख रही हैं, और उसमें थोड़ा बजट भी एक उसका मेन कारण होता है। तो हमारे जिले स्तर पर जो भी हमारी योजनाएं बनती हैं, चाहे वो जिला स्तर की डिस्ट्रिक्ट प्लान हो, मनरेगा की योजना हो, या हमारा जो आपदा के तहत जो हमें फंड मिलते हैं, कोशिश करेंगे कि ये जितने भी जो आज की छोटी मोटी समस्याएं हैं उसको सॉर्ट आउट करेंगे, और जो बड़े रोड से रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं उनको फॉलोअप करेंगे हम। आपके आज तहसील दिवस के अवसर पर यहाँ पर माननीय डीएम साहब जी आए हैं, तो उनसे हमारी कुछ मांगे हैं जो डिग्री कॉलेज को लेके हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे डिग्री कॉलेज में पढ़ते हैं जो कि कुछ इधर भनाल क्षेत्र से हैं, कुछ राजगढ़ी क्षेत्र से हैं। तो हम चाहते हैं कि जैसे जो रोड है यहाँ भनाल वाली रोड है, इधर से 42 से 43 गांव के बच्चे डिग्री कॉलेज में पढ़ते हैं। हम चाहते हैं कि जो ए वाली रोड है, वो जो राजगढ़ी वाली रोड है, वहां से कनेक्ट हो, ताकि बच्चे वहां पर अच्छे तरीके से आ सकें। आज तहसील दिवस है, और तहसील दिवस के अवसर पर आज उत्तरकाशी के जिलाधिकारी जी यहाँ पर उपस्थित हैं और जनता की समस्याओं को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। मेरा मानना है कि जितनी भी समस्याएं हैं, वो पेयजल से लेकर के हो, सड़कों की समस्याएं हो, वो महाविद्यालय की समस्या हो, प्राथमिक विद्यालयों की समस्या हो, ये समस्याएं सिर्फ सुनने तक न रह जाएं, इन समस्याओं को कागजी तक न रह जाए, इन पे कार्रवाई भी हो। अभी बहुत सारी रोडें हैं हमारी, पटांगणी की रोड है, नकोला कपुला की रोड है, हलना की रोड है, खनेड़ा की रोड है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कई बार हम लोग मरीजों को भी कंधे पे उठा के लाते हैं। तो इन रोडों का समाधान जल्दी से हो सके, यहाँ के गाँवों को सड़क मिले। दूसरा, अभी हमारी छात्र संगत देव जी ने कहा कि बनाल से बहुत सारे छात्र छात्राएं बड़कोट महाविद्यालय में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर वो रोड बने और बसें उस महाविद्यालय के लगे, ताकि आवाजाही में वहाँ पर दिक्कत न हो। वहीं शहर में बढ़ रही स्टंट गतिविधियों को लेकर पुलिस प्रशासन के साथ साथ आरटीओ देहरादून भी सक्रिय हो चला है। देहरादून आरटीओ ने बताया कि ऐसे लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को चिन्हित किया जा रहा है, उनकी जानकारियां निकाली जा रही है। साथ ही आरटीओ की टीम उनके घर जाकर कार्रवाई करेगी। हमने अपनी एक टीम गठित करी है, जो टीम जो इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, इंस्टाग्राम या फेसबुक, उससे इनको चिन्हित करते हुए इनकी डिटेल निकालेंगे और मौके पे हम कोशिश करें मौके पे ना रोकें, क्योंकि मौके पे कई बार क्या होता है, गाड़ी भगाने की कोशिश करते हैं तो एक्सीडेंट का खतरा बन जाता है। तो हम इनके सोशल मीडिया अकाउंट से गाड़ी की डिटेल निकालेंगे और फिर इनके घर पे ही जाके हमारी टीम कार्रवाई करेगी। एक अभी हमने जो बाइक स्टंट वाले थे, इनको परसों बुलवाया था और इन्होंने माफ़ी भी मांगी है कि हम उत्तराखंड की रोड्स पे ऐसा नहीं करेंगे, और क्योंकि इनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, तो उन्होंने ये भी हमसे प्रॉमिस किया है कि हम रोड सेफ्टी के नियमों का आगे वीडियो बनाएंगे और उसको आगे फॉलो करने के लिए लोगों को प्रेरित करें। इसमें हरिद्वार में बीजेपी नेता की दबंगई का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बीजेपी नेता और जिला पंचायत सदस्य का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वो जल निगम के सहायक अभियंता को सरेआम गालियां देते हुए, धमकाते हुए दिखाई दिए। अफसर चुप रहा। अफसर ने ना तो विरोध किया, ना ही कोई प्रतिक्रिया दी, और जब बाद में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये उनका अधिकार है, यानी अपमान सहकर भी अधिकारी नेताजी को सही ठहराता दिखाई दिया। वायरल वीडियो के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या जनप्रतिनिधि अफसरों को इस तरह से खुलेआम जलील करने का अधिकार रखते हैं? क्या संस्कारों वाली पार्टी का यही असली चेहरा है? वीडियो के सामने आने के बाद जनता में नाराजगी का माहौल है, लेकिन प्रशासन और पार्टी दोनों चुप है। अब सवाल ये कि नेताजी को ये बेलगाम हक आखिर किसने दिया, इस तरह से सरेआम सबके सामने किसी अधिकारी को बेइज्जत करने का? नल की बात पूछ रहे थे, कौन से खराब है, उन्हें ठीक करना चाह रहे थे, नंबर लेना। आपका क्या नाम है? नीरज का। क्या है आप? किस ब्लॉक में?
जल निगम। जल निगम है। तो मतलब ऐसे क्या इतना सर एक मिनट आप इनसे बात करने दीजिए। क्या बताइए अपनी बात कहिए। नहीं ये बता नहीं कर रहे थे, नंबर लेना चाह रहे थे कि जो समस्या हो उसे दूर कर पावे बात कर। ये बैठक में हुआ था विशाल में या बाद आगे हुआ आपका? अभी तो हुआ नहीं, आपसे आरोप लगा रहे हैं, आप ठेकेदारी क्यों कर रहे हो इसमें? नहीं ठेकेदारी नहीं, मैं विभाग की तरफ से ये पूछना चाह रहा था जो आपके हैंडपंप खराब है जिसमें पानी की पीने की समस्या है, हम जाके देख लेंगे। आपके साथ जो अभद्रता इन्होंने की है? नहीं मैं अभद्रता नहीं मानता, उनका अधिकार है, वो जन प्रतिनिधि है, जन समस्या को उठा रहे हैं। इसमें रामनगर विधानसभा में ढिकोली के स्थानीय ग्रामीणों ने सामाजिक कार्यकर्ता के नेतृत्व में जल निगम के अधिशासी अभियंता से बातचीत की। उन्होंने कहा कि ढिकोली गांव में जल निगम जीवन मिशन योजना के अंतर्गत पाइपलाइन लगाई जानी चाहिए, लेकिन योजना अब तक सुचारू नहीं हो पाई है। स्थानीय लोग पेयजल की किल्लत की वजह से बेहद परेशान हो रहे हैं। कई बार शिकायत दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन सुनवाई उनकी कहीं नहीं हो पा रही। विभाग की सुस्त कार्यप्रणाली के चलते करीब 150 परिवार ऐसे हैं जिन्हें पेयजल किल्लत झेलनी पड़ रही है। देखिए, जो जल जीवन मिशन की जो योजना चल रही है ना ढिकली में, पिछले 3 साल से हम उसे देख रहे हैं। आज चालू होगी, कल चालू होगी, परसों चालू होगी, तो उसकी वजह से हम आज मिले, क्योंकि लोगों का प्रेशर भी है, लोग कह भी रहे हैं और पानी के लिए बहुत परेशान है लोग वहाँ। तो इनके द्वारा जो 1 रुपये वाले कनेक्शन बांटे गए, कुछ उनकी दिक्कतें हैं, कुछ इनके बोर में प्रॉब्लम आ रही है, उसकी दिक्कतें हैं। तो इन बातों को डिस्कस हमने किया था। अभी इनकी एक टेक्निकल टीम आएगी जिसके साथ बैठ के हम वहाँ पर बात करेंगे और मौके पर ही जो है सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। 2-3 दिन में वो टीम आएगी, उसके बाद पानी की व्यवस्था के लिए हम। वहीं जीआईसी नारायण बगड़ के सभागार में आयोजित 7 दिवसीय भारतीय भाषा समर कैंप का शुभारंभ किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने अनुवाद के माध्यम से कुमाऊनी भाषा को जाना, इसको सीखा। बीईओ प्रतिनिधि मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित 7 दिवसीय ये भारतीय भाषा समर कैंप का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि दलीप सिंह नेगी ने बीआरसी दर्शन गिरी ने दीप प्रज्वलित करते हुए किया। पहले दिन के कैंप में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने फ्लैश कार्ड के माध्यम से सरल हिंदी भाषा से अनुवाद किए, शब्दों को, वाक्यों को कुमाऊनी भाषा में जाना और सीखा। सबसे पहले धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। साथ ही जो यहाँ समर कैंप चल रहा है ये 27 मई से 2 जून तक चलेगा और हमारे विकासखंड में 2 विद्यालय इसमें चयनित हैं। हमारे विकासखंड नारायणबगड़ के GMIS नारायणबगड़ में कुमाऊनी भाषा को चयनित किया गया है, जबकि सनकोट में संस्कृत भाषा को इसमें चयनित किया गया है। बच्चे वहाँ पे संस्कृत सीखने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ पे तो आज हमारा प्रथम दिवस था, जिसमें उद्घाटन सत्र में बच्चों के द्वारा अपना परिचय संस्कृत भाषा में दिया गया, संस्कृत भाषा में देने का प्रयास किया गया और जिन बच्चों को थोड़ा बहुत संस्कृत आती कुमाऊनी आती है उन्होंने यहाँ पे कुमाऊनी में अपना परिचय दिया। और उसी के साथ हमारे पास 2 एक्सपर्ट जो कुमाऊनी भाषा के हैं वो हमारे बच्चों को सिखा रहे हैं और बच्चे बहुत बढ़िया रोल प्ले कुमाऊनी भाषा में इसमें कर पा रहे हैं। 12वीं का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय इंटर कॉलेज नारायणबगड़ है। हम आज यहाँ पर समर कैंप के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं। हम यहाँ पर समर कैंप में अनेक प्रकार की भाषाएं, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी और भी अनेक भाषाएं सीखेंगे और ये कैंप लगभग 7 दिन का चलेगा। ये आज 27 तारीख से 2 तारीख तक का ये कैंप संचालित